किसी भी बच्चे के एकेडमिक फील्ड में एज यू कैन से इन द एकेडमिक करियर सबसे पहला स्टेप जो कोई भी बच्चा लेता है दैट इज द बोर्ड एग्जाम्स। उसी के ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक डेडिकेटेड है। सो द स्पीकर फॉर टुडेज टॉपिक इज मिस सोनिया छाबड़ा, द एचओडी, head of department of 9th and 10th standard, is going to throw some light on this topic. We also welcome all our directors, Mr. Kapil Rathi, Mr. Sandeep Chhabda, Ms. Lakshmi Pillai, and they are going to answer a lot of questions जो आज आप पूछने वाले हैं. So after this session ends, all the questions are welcome to me in the chat box. आप आपके जो भी questions, जो भी आपके queries हो, आप यहाँ पे post कीजिए and get it clear by the experts of the Keystone. So बिना किसी और टाइम वेस्ट किए हुए, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप है आपके एकेडमिक करियर का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें ध्यान रखना है टू टेक योर वेरी फर्स्ट स्टेप। यस सोनिया मैम, हैंड ओवर टू यू प्लीज। Thank you, Ravi sir. Good evening, my dear students, parents, and my colleagues. For those who don't know me, I would like to give a brief introduction about myself. I am Sonia Chhabda, and I have been mentoring class 9th and 10th standard students in maths since the last 20 years. There are some people who practically know from the womb that they will become teachers, और मैं उनमें से एक थी. I still have the memories of my childhood where I'm draping my mom's sari, stepping in her shoes, और मेरे सब soft toys को सामने बिठा के उनको मेरे students बना के whatever I would learn from my school that day, मैं उनको वही चीज सिखाया करती थी. Also, I have had a couple of teachers who had a profound impact on my life because they inspired creativity in me and brought joy in learning. As a result, I grew up knowing what tremendous difference good teachers can have on the lives of children. And also, balanced education nurtures happy children not only to excel in their academics but also in their lives. जो मेरी ये जर्नी रही है 20 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस की, उसमें से मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी मेरे एक्सपीरियंसेस. हमारे यहाँ पर बहुत एवरी ईयर पेरेंट्स आते हैं जिन लोगों को एक कंप्लेन हमेशा रहती है कि 8th स्टैंडर्ड तक में उनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एकेडमिक्स में. कभी वो बोलेंगे कि वो फुल मार्क्स स्कोर कर रहे थे या फिर वो टॉपर्स में रहे हैं, बट जब से वो 9th ग्रेड में आए हैं उनके ग्रेड्स सडनली ड्रॉप हुए. एट टाइम्स दे वुड कंप्लेन कि उनमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, फ्रेंड्स के साथ में बहुत हो गए हैं, बट मोर और लेस हम लोग एकेडमिक्स को ब्लेम कर देते हैं कि बहुत टफ हो गया है, इसके कारण से उसका इंटरेस्ट जो है क्लास 8 में जो हुआ करता था अब इतना नहीं रहा है. सो लेट अस सी कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और बच्चों की क्या क्या नीड्स होती है जब वो क्लास 9th में आता है 8 से. सो सबसे पहले एज वी डिस्कस के एकेडमिक्स जो है उसे हम ब्लेम तो करते हैं, एक ट्रांजिशन आता है सिलेबस के अंदर, उसका जो कंटेंट है बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है, अब तक बच्चा इतना वॉल्यूम में पढ़ने की हैबिट में नहीं होता है. एट द सेम टाइम वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है. सो जो 8th स्टैंडर्ड में रोट लर्निंग मेथड चल जाया करती थी वो क्लास 9th में उनको हेल्पफुल नहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बाइफर्केशन हो जाता है, फिजिक्स साइंस में बाइफर्केशन हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का. मैथमेटिक्स में आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री से इंट्रोड्यूस कराए जाओगे, और सोशल साइंस में भी बहुत ज्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं, 4 टेक्स्ट बुक्स में वो डिवाइड हो जाता है. सो 8th स्टैंडर्ड तक क्या होता है कि एक ही टीचर के लिए पॉसिबल होता है कि वो मैथ्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा सके. एट टाइम्स हमने ये भी देखा है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो वो सारी ही सब्जेक्ट्स में उनको हेल्प कर देते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, ऑल द सब्जेक्ट्स आर टेकन बाय वन पर्टिकुलर टीचर ओनली. बट क्लास 9th में वो चीज हम पॉसिबल नहीं करा सकते हैं बिकॉज हमें एक स्पेशलाइज्ड टीचर की जरूरत है जो अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है.
अगर आप साइंस की बात करें तो उसकी मास्टरी फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी में होनी चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वो अपने मैथ सब्जेक्ट के अंदर वो स्पेशलिस्ट हो। और उसका रीजन क्या है? 9th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो 10th 11th एंड 12th के फाउंडेशंस भी होते हैं। जैसे हम साइंस में अगर देखें कि 9th के फर्स्ट 2 चैप्टर्स फिजिक्स में जो है, 11th में उनका नेम भी चेंज नहीं हुआ, उनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता है। मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th एंड 11th में सेम है। इन द सिमिलर मैनर क्लास 10th के अंदर भी जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स क्लास 9th में है, वो मैथमेटिक्स में उनको क्लास 10th के अंदर भी वही चैप्टर्स रहते हैं, सिर्फ उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है। इन सबको अगर एक स्पेशलाइज्ड कोच उनको ट्रेन करता है तो उनके बच्चों के कंसेप्ट्स को वो क्लियर करने में काफी हेल्प कर सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया। वहां पर हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं अपने स्टेट लेवल पे जब वो खेलते हैं तो वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं, पर जब उनको इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उनके लिए एक स्पेशल कोच को हायर किया है। वो कोच उनको गाइड करता है कि किस तरह से उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स को compete करना है, कैसी कैसी डिफिकल्टीज आ सकती है, उनकी प्लेइंग स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो इन अ नटशेल आई वुड से कि जो ये ट्रांजिशनल सिलेबस है उसको अगर हमें टैकल करना है तो हम उसको एक ही टीचर से नहीं बट एक स्पेशलाइज्ड टीचर जो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, मास्टर्स हो, उनके पास से उन्हें कोचिंग कराना चाहिए। Now let us move to the next aspect. अब हम लोग एक और चीज नोटिस करते हैं कि जब बच्चा क्लास 8 से 9th में जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो फिजिकली अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखता है। इमोशनली दैट चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव, उसे छोटी छोटी बातें मैटर करती है, वो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाता है, हर्ट हो जाता है। एंड सोशल चैलेंजेस में उसे बहुत सारे एक रिगोरस सिलेबस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसके ऊपर काफी सोशल एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। अब ऐसे प्रेशर में उनके एकेडमिक्स कई बार सफर होते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज को टैकल करने के लिए हमें ट्रेन टीचर्स की जरूरत है, या हम कह सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा मेंटर हो जो उनको इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज में से बाहर निकाल सके। वो मेंटरशिप का रोल आप एज पेरेंट्स घर में कर सकते हैं, या उनके स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या फिर हम एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं उनसे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि एकेडमिक्स अगर सफर हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में जुड़ा हुआ है, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट उसका, अकॉर्डिंग टू मी, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज टू टॉक टू चिल्ड्रन। ऑलवेज रिमेंबर, कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर देन इंटरोगेशन। आप जितना ज्यादा खुल के बात करेंगे अपने बच्चों के साथ में, आप उनके इश्यूज को उतना इजीली टैकल कर सकेंगे। एंड द सेम थिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू माय स्टूडेंट्स ऑल्सो कि कभी उनको कभी भी कोई इश्यूज आते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो भी जिसके साथ में भी वो कंफर्टेबल है उनके साथ में उनको वो इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। They can definitely help you to come out of your problems. Now let us move to the next challenge. हमने कई बार इस एज ग्रुप के बच्चों को देखा है कि उनके गोल्स जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। कभी वो बोलेंगे कि हमें इंजीनियर बनना है, कभी आप उनको ये बोलते हुए सुनोगे कि हमें डॉक्टर बनना है। एट टाइम्स यू विल सी वो बोलेंगे कि हमें पायलट बनना है। अब ये उनके गोल्स क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं? बिकॉज वो अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑन हियर से, उन्होंने अपने फ्रेंड से सुना और वो उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, और इसीलिए वो भी यही चीज करना चाहते हैं। बट वी एज टीचर्स एंड पेरेंट्स नो दैट चिल्ड्रन आर born with different inclinations, they have got different strength, different weaknesses, and also they need different educational needs. Unfortunately जो हमारा current system है, that is based on assembly line method. More or less same information is poured out for everyone.
ऐसे में जो ट्रेंड मेंटर्स हैं, अगर बच्चों को उनका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करवा सकें, तो उन्हें उनके रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने में वो हेल्प कर सकते हैं. Now I would like to explain the same thing with one reference. मैं हर साल फॉरवर्ड खेलती हूँ और इसी के प्लेयर को स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम को तुम्हारी जरूरत सेंटर हाफ में नई पोजीशन में. So मेंटर्स जो है वो बच्चों के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करवा के उन्हें उनके रियलिस्टिक गोल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं, प्रॉपर वे में उनको चैनलाइज करते हैं. Now once they know that what their goals are, एक बार उनको हम बता दें कि आपके ये गोल्स हैं, तो सबसे पहले वो गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज जरूरी है, दैट इज स्ट्रेटेजिक लर्निंग. नाउ there are three aspects in strategic learning. One is self study, homework and test. स्कूल में और ट्यूशंस में बच्चा जब अपनी पढ़ाई कर लेता है, उसे लगता है कि हमने हमारा जॉब फिनिश कर दिया है, पर जब तक वो घर बैठ के एक अपना रोज का डेडिकेटेड आवर डिसाइड नहीं करता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 1 घंटा ही होना चाहिए. आप डिसाइड कर लो, आप 30 मिनट्स बैठना चाहते हो, आप 1 आवर करना चाहते हो, आप 40 मिनट्स का सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बट दैट हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल. Whatever you have done in your school, whatever you have studied in your tuitions, you should sit with that same topic and उसके ऊपर आप thoughts डालिए, उसको understand करने की कोशिश कीजिए. Once those things are done by you, उसे आपको लिखने की habit होनी चाहिए. वो होमवर्क के फॉर्म में हो सकता है, या जो आपने पढ़ा है आप उसे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए. सर्वेज हैव शोन कि लिखी हुई चीज जो है हम वो ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं. ऑल्सो द वर्क डजंट गेट ओवर हियर. आपने सेल्फ स्टडी कर ली, आपने लिख लिया, तो आप नहीं आप ये नहीं एक्सेप्ट कर लोगे कि आपका काम हो गया है. यू नीड योर सेल्फ असेसमेंट. आपको अपना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करवाना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय गिविंग रेगुलर टेस्ट. अगर आप रेगुलरली टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस एरियाज को आपने कंप्लीटली कवर कर लिया है, कौन से चैप्टर्स के टॉपिक्स अभी भी हैं विच नीड्स योर अटेंशन, सो दैट आप उनको अगेन गो थ्रू कर सकते हैं. अब मोस्टली हम बच्चों से क्या ये भी सुनते हैं कि हमें स्कूल का बहुत सारा होमवर्क मिलता है, हमारे स्कूल की असाइनमेंट्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हमारे पास ये सेल्फ स्टडी का होमवर्क का टाइम नहीं मिलता है. Now uske liye the reason why we see such complaints, because they don't know how to do time management. यहाँ पर मेंटर उनकी हेल्प कर सकता है, उनको ये गाइड करके कि किस तरह से उनको अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. बिकॉज मेनी टाइम्स वी फाइंड कि बच्चे एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड सडनली 2 दिन तक वो इतना बिजी हो जाएंगे अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनकी सबमिशन डेट्स आ जाते हैं. सो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक लर्निंग. और ये बच्चे जब अपने आप से नहीं कर सकते, तो एक सही मेंटर ही उनको इसमें हेल्प कर सकता है कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए. नाउ अभी हमने जो देखा, जो हमारे 4 मेन चैलेंजेस बोल सकते हैं, या जो बच्चों की नीड्स है, दैट इज अ ट्रांजिशन इन सिलेबस. जो 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो गैप आता है लर्निंग का, उसको टैकल करने के लिए हम उनको स्पेशलाइज्ड मेंटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. वही मेंटर्स उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनके जो भी इश्यूज होते हैं उसको उनमें हेल्प करते हैं, एंड दे हेल्प देम टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल. उनके रियलिस्टिक गोल्स सेट करने में उनकी हेल्प करते हैं बाय showing them the time management and giving them proper strategies to fulfill those goals. But we should not forget that हमें setbacks को face करना पड़ सकता है. There are many instances. अब हम लोग देखेंगे कि कितनी बार ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा फेलियर बच्चे को फेस करने को आता है, तो वो बौखला जाता है, या थोड़े टाइम के लिए वो अपने गोल से डाइवर्ट हो जाएगा.
See, it is not possible for every child or any child to score perfect 100 in all the tests or get a perfect score in all the assignments. हमें ये मान के चलना होगा कि हमारी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमें सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे एंड दे आर नेचुरल. बट व्हाट वी हैव टू टेक केयर ओवर हियर इज कि वी हैव टू वैल्यू आवर गोल्स ओवर द ग्रेड्स. हमारे ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर हमारे गोल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. हमारे गोल के ऊपर से हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए. सचिन तेंदुलकर ने कभी भी हर अपनी मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर नहीं की है. बहुत बार वो डक पे भी आउट हुआ है. इन अ सिमिलर मैनर आपको भी जो ऐसे फेलियर्स आते हैं लाइफ के अंदर, हमें उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह बढ़ के उनको ऑब्स्टिकल्स को, वो हर्डल्स को हमें भूल कर उनको आगे हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है. I will just give one reference over here from this movie again, Chak De India. इंडिया का सारा दारमुदार अब कबीर खान पर. So हमने क्या देखा यहाँ पे? कबीर खान was a captain of Indian hockey team. कैप्टन होने के बावजूद भी जो उसे पेनल्टी स्ट्रोक मिला वो उसे नहीं कर पाया और उसके कारण से इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हार गई. नाउ दिस वाज वन सेटबैक, बट दिस फेलो डिड नॉट लूज होप. ही केम बैक आफ्टर 7 years एंड ही डिसाइडेड दैट जो कप वो उस टाइम पे प्लेयर की तरह अपनी टीम को, अपनी कंट्री को नहीं दिला पाया, वो कोच बन के आता है एंड वो अपने प्लेयर्स को इस तरह से मोटिवेट करता है, उनको उस तरह से चैनलाइज करता है कि दे विन द कप फॉर आवर कंट्री. सो वी ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि सेटबैक्स आएंगे, पर हमें उनके लिए उनको किस तरह से वो ऑब्स्टिकल्स से आगे बढ़ना है वो माइंड में रख के हमारी जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए. सो व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज नेसेसिटीज, ये जितनी भी नीड्स हैं, अगर आप उनको समझ सकते हो तो अब आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस है, आप किन जगहों पे ये नीड्स को सैटिस्फाई कर सकते हो. सो वी हैव पर्सनल ट्यूशंस अवेलेबल फॉर आवर चिल्ड्रन, देयर आर ग्रुप ट्यूशंस एंड होम सपोर्ट. आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें. whichever you feel is right for your child, you can go for that option. but आपको माइंड में ये चीज रखनी है कि अगर आप वो पर्सनल ट्यूशन सिलेक्ट करते हैं तो क्या वो टीचर केपेबल है कि वो हर सब्जेक्ट में आपके बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड लर्निंग कोचिंग प्रोवाइड कर पा रहा है, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज को वो टैकल कर पा रहा है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको रिकॉग्नाइज करके आपको आपके रियलिस्टिक गोल्स की तरफ लेके जा रहा है बाय गिविंग यू अ स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी पढ़ने की. अगर वो है तो यू शुड गो फॉर पर्सनल ट्यूशंस. और सेम थिंग आप ग्रुप ट्यूशंस में भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी ग्रुप ट्यूशंस को, ऑलवेज कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि क्या वो ग्रुप ट्यूशन ये सब चीजों को टैकल कर सकता है. ये सारे मेंटरशिप और जो भी आपके बच्चों की नीड्स हैं वो आपको उस ग्रुप ट्यूशन से मिलनी चाहिए, या आप खुद उनको घर पर से ये प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन गो फॉर होम सपोर्ट. नाउ इफ यू आर गिविंग ऑल दीज नीड्स टू योर चिल्ड्रन, उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? एकेडमिक ग्रोथ. अगर बच्चा इस एज में अपने एकेडमिक्स को स्ट्रक्चर करना सीख जाता है तो वो सेम हायर स्टडीज में उसको रेप्लिकेट कर सकता है. हैंडलिंग लाइफ चैलेंजेस. अगर बच्चे की एडोलेसेंस स्टेज जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है और इस एज में अगर वो सोशल प्रेशर्स को हैंडल करना सीख जाता है तो उसके लिए रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करने के लिए वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है. एंड
if these things are taken care of, अगर आप real life challenges के लिए prepared हो जाते हैं, तो automatically आपके अंदर एक self confidence आ जाएगा. आपको लगेगा कि आप कोई भी type की आपकी life में कैसे भी problems आएंगे, वो confidently आप उनको handle कर सकते हैं. And last but not the least, you will have a successful career. I hope जो मेरे ये experiences हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काम आएंगे. एंड सिंस ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अब तक के मेरे लाइफ में अपने स्टूडेंट्स के साथ में ये इन सब चीजों को इम्प्लाई किया है, और आज जब हम वो हमारे बच्चों को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखते हैं, तो जो प्लेजर हमें मिलता है उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ. तो I would just like to wind up my session by giving one message to my students, that you can be anything you want to be. There are no limits. There is nothing which can stop you. Thank you, all of you, for keeping patience and lending me your ear. I now request Ravi sir to take over to the next stage. थैंक यू मैम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. बहुत ही अच्छा आपने आपके 20 इयर्स के जो एक्सपीरियंस थे उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है. एट व्हाट आर दोज 5 नीड्स फॉर द 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जिनको अगर वहां पे बहुत ही बैलेंस तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो सकता है. दैट्स रियली नाइस. यू आल्सो हैव गिवन द ऑप्शंस कि कहां कहां से इनको हम अवेल कर सकते हैं. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस. सो एज द मैम सेड कि उन्होंने ये पूरा का पूरा जो भी ये 5 नीड्स हैं, ये सारे करंट स्टूडेंट्स एंड उनके जो पास्ट स्टूडेंट्स थे उनको ये चीज दी हुई है. तो चलिए अब हम सुनते हैं कि वही सारे स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में. तो यस एवरीवन, होल्ड ऑन फॉर 1 minute. लेट्स हैव अ लुक टू सम ऑफ द क्लिप्स. Hello everyone, my name is Prapti Solanki and I am a Keystonite. I have joined Keystone since last 1 year. I am very satisfied from the Keystone learning. Keystone has not just provided me with the study and the study notes, but a great level of confidence. I thank to all my mentors and to the Keystone team. Thank you, Keystone. Hello everyone. I am Utpala Solanki and I am parent of Prapti Solanki. Prapti is studying in Keystone for past 1 year since 9th standard. Now she is in 10th. I am very satisfied with the method the Keystone mentors are handling and the pattern of exam assessment, the way they are taking exams of the students, as well as the way they are arranging the webinars for the students on different subjects. I wish Keystone all the best, and with a view that may the classes resume very soon. Personally, the students are missing them a lot, but online also the students are having very productive sessions. Wish you all the best, Keystones. Hello everyone, my name is Prapti Solanki One of the and best institutes. The staff here is really cooperative and the faculties are truly amazing. They're like our mentors. They help us whenever we need them. They made learning so simple and easy for us. Moreover, we have regular PTMs so that our parents know about our growth and where we need to work harder. We have weekly tests so that we can evaluate ourselves regularly and work accordingly. Studying at Keystone was a great experience. I couldn't have found a better institute. Thank you. Keystone is one of the best. Kavya here. I have just passed my 10th standard from Keystone University of Education. I've been studying here since the last 2 years, and the journey of these 2 years has been pretty amazing. The teachers here are really very good at delivering their lectures. I would say they are perfectionists. They solve each and every doubt, and their notes and assignments are really very good. The papers are set from the board point of view, which help you in scoring maximum marks. And at the end of the session, there are
a lot of backup and revision classes set up for you for acing your boards. So the overall experience was a 10 on 10 from my side, and upon that we always get a personal touch from each and every teacher we want, and the journey has been pretty amazing. So yeah, thank you. So yes everyone, this was some of the clips और जो कि हमारे ही कीस्टोन के बच्चे हैं, that is कीस्टोनाइट्स, जिन्होंने ये सारी चीजों को implement किया अपने academics में, and they have desired and they have get a very amazing results. So here is the end of the session. So I want all of you, आपको जो भी questions हैं, you can ask in the chat box. I can see a lot of questions coming in the chat box. So एक एक करके I will divide it in some of the directors as well as the academic team also. Good. So the very first question I got from a parent, that is 8th standard तक बच्चे बहुत पर्सनल टच पे रहते थे, बट क्या ये चीज 9th स्टैंडर्ड से मिलती है बच्चों को किसी भी ग्रुप ट्यूशंस में? तो आई फाइंड कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वन ऑफ द डायरेक्टर्स, दैट इज मिस्टर कपिल राठी. यस सर, कैन यू प्लीज आंसर दिस? So रवि, आप मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से कहेंगे? यस सर. 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे बहुत ही पर्सनल टच पे रहते थे पेरेंट्स के साथ भी, एंड मोर ओवर पर्सनल ट्यूशंस चलता था. 9th स्टैंडर्ड से क्या अगर ग्रुप ट्यूशंस में डालने पर ये पर्सनल अटेंशन मिल पाएगा बच्चों को? मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अटेंशन इज नेवर द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ अ टीचर. मैं आपके सामने बैठ करके भी जैसे अभी अटेंशन नहीं दे रहा था और 1-on-1 ही देख रहा था, आपका हाईलाइटेड था और फिर भी मैं नहीं सुन पाया आप क्या कह रहे थे. और कभी कभी ऐसा होता है, एक साथ 100 बच्चे होते हैं और हम सबकी बात को बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड कर पाते हैं. तो मेरे हिसाब से पर्सनल अटेंशन इज द फंक्शन ऑफ डेडिकेशन ऑफ द टीचर. उनकी जो एबिलिटी है बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल क्लूज को रीड कर सकने की, और उनको एक कदम आगे ले जाने का जो उनका पैशन है वो ज्यादा मैटर करता है. और मेरे हिसाब से 9th स्टैंडर्ड में यू एक्चुअली गेट मच बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अटेंशन, बिकॉज देयर यू गेट लॉट मोर प्रोफेशनल टीचर. 8th स्टैंडर्ड तक ज्यादातर लोग वो पढ़ा रहे होते हैं जो कुछ और नहीं कर रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं. आई एम सॉरी, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. स्कूल्स के लिए ये ट्रू नहीं है, लेकिन कोचिंग में कहीं ना कहीं ये ट्रू भी है. लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक. बट 9th ऑनवर्ड थिंग्स बिकम टेक्निकल एंड टीचर्स आर रियली स्पेशलाइज्ड पीपल. थैंक यू सर फॉर सच अ वंडरफुल आंसर. आई होप सो कि पर्सनल अटेंशन का जो एक क्वेरी था वो रिजॉल्व हो चुका होगा. वी हैव वन मोर क्वेश्चन. एज सोनिया मैम सेड कि 9th स्टैंडर्ड में साइंस का बाइफर्गेशन हो जाता है. साइंस सब्जेक्ट, द एंटायर टेक्स्ट बुक गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो अब 9th स्टैंडर्ड में आके कैसे इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए? तो आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो साइंस के यहाँ पे सर हैं, दैट इज संदीप सर, to please answer this. Hi, good evening all of you, and a very relevant question. This is one question that I have been answering throughout my life now. Almost 20 years I have been answering the same question again and again. कि 9th स्टैंडर्ड में साइंस का डिवीजन हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो अब इसको किस तरह डील किया जाए? देखिए, 9th स्टैंडर्ड में डिवीजन जरूर हो जाता है साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, बट ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देखेंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स 15 ही हैं. तो वो 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के, 5 चैप्टर हैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर हो गए आपके बायोलॉजी के. एज अ टीचर अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास 1 साल है उन 5 चैप्टर्स को पढ़ाने का, जिसको मैं काफी थरली एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूं. तो टीचर्स के लिए ये प्रॉब्लम की बात नहीं है. प्रॉब्लम आती है जब बच्चे उसको प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करके जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं. जैसा कि मैम ने कहा कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब देखिए जनरली होता क्या है 9th स्टैंडर्ड के अंदर, आपको वीक में 3 सेशंस मिलते हैं साइंस के। वो 3 सेशंस कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं, ये बच्चों को खास सुनने वाली बात है कि वो 3 सेशंस इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं कि एक सेशन फिजिक्स का है, एक सेशन केमिस्ट्री का है, एक सेशन आपका है बायोलॉजी का, एक वीक में। बच्चों से खाली इतना ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब उन्होंने 1 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास अटेंड की है या 1 घंटे की फिजिक्स की या बायोलॉजी की फॉर दैट मैटर जो क्लास अटेंड की है, उसी दिन घर जाके उसको खाली एक बार थॉरली रिवाइज कर लें, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स। जैसा कि हमको नीरा मैम ने पिछले एक वेबिनार में बात की थी, मैम मैं भी अब आपका रेफरेंस कोट करने की परमिशन चाहता हूं कि जो भी गोल है उसको बिट बाय बिट अप्रोच करो, छोटे छोटे टुकड़ों में अप्रोच करो। आप जब उसे एक साथ देखेंगे तो वो आपको काफी वॉल्यूमिनस लगेगा, काफी ज्यादा लगेगा, पर अगर आप उस 1 घंटे के सेशन को उसी दिन जाकर के प्रिपेयर कर लेते हैं, द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। 9th स्टैंडर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। 9th स्टैंडर्ड का साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उसकी वॉल्यूम से मत डरिए, जो कि इतनी है भी नहीं। ऐसा ही ट्रांजिशन आपको एक और बार देखना है जब आप 11th में आएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। मेंटर्स हैं, टीचर्स है, टॉक टू देम। बच्चों के पास एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टूल है कि उन्हें हमेशा अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, मेंटर्स से बात करनी चाहिए। Things are very easy. Just divide it and do it on regular basis, and I'm sure you're going to get amazing results out of it. Thank you, Ravi. Thank you, sir, for answering this. We have one more question, and this is quite interesting. I think so. Might be ये किसी बच्चे का ही एक question है. He says कि my drawing is not good. Biology के figures मुझसे बनते नहीं हैं. आप कुछ टिप्स मुझे दीजिए व्हाट टू डू, कि कैसे बायोलॉजी के वो जो सारे फिगर्स है, माइट बी इट कैन बी प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस के रिलेटेड, कैसे उसको हम इजीली बना सकते हैं, एंड याद रखना भी उसको कैसे इजी हो सकता है. So this is the question, and I would like to pass on this question to our biology expert and the science faculty head, that is Kashish sir. Yes sir, please answer this. Good evening everyone. Okay, तो रवि सर क्वेश्चन ऐसा था सब बच्चों का कि उनको डायग्राम्स में प्रॉब्लम आती है, राइट? यस सर. तो मेरे हिसाब से अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर क्या प्रयत्न करते हैं कि बच्चों के लिए जितना हो सके उतना इजी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके। एट द सेम टाइम एक और चीज जो इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चों को समझ में सब आ जाता है, बट what matters the most is what to write an examination, जिससे उनको मार्क्स मिले, राइट? तो यहाँ पर हमारी कोशिश दोनों तरीके से होती है। सबसे पहले उनको समझाया जाता है एंड देन उनको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक तुमको इस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है, राइट? अब जब बायोलॉजी की बात की जाए, जो डायग्राम है, तो हमारे नोट्स के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम दिया है, राइट? मतलब फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, सेकेंड स्टेप कैसा होगा, फिर वहां से थर्ड स्टेप कैसा होगा। तो दैट बिकम्स क्वाइट इजी और सिंपलर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। स्पेशली अगर जब हम बात करते हैं कि डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन या तो डायग्राम ऑफ हार्ट, तो बच्चे डर जाते हैं, राइट? तो उसी डायग्राम्स को हमने स्टेप बाय स्टेप वे में दिया हुआ है, राइट? तो रवि सर, आई गेस दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। इसमें मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, जिसकी हैंडराइटिंग खराब है वो तो पक्का डॉक्टर बनेगा ही। Amazing. Okay, so let's move to one more question. ये एक पेरेंट का कंसर्न है, एसएस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट में उनका बच्चा लास्ट मोमेंट पर ही स्टडी कर रहा है, दैट मींस बिफोर 2 or 3 days. So is it fine कि एसएस एंड इंग्लिश में लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन इज गुड? So I will pass on this question to Meenakshi ma'am, the head of the English department for the Keystone. Yes ma'am, please answer this. Okay, I think I'm clear with the question. Now I think Sonia ma'am, as rightly said, she has covered maximum points. What a wonderful way of telling every approach how we are doing in Keystone. I just want to tell parents that whenever students study wherever, as she said, home, personal or coaching,
you have to understand that you have to take a holistic approach towards the subjects. When they come in ninth grade, we have to tell them that there is a hard work to do, and this is the base of starting their hard work. This is the first ladder of hard work which they will start with, and with the holistic approach, not even in 9th and 10th, as they grow 11th, 12th, and uh, for the engineers or the future doctors or scientists or researchers, full holistic approach is required. Now, if they know what is a holistic approach and they know how to organize that timely with all the subjects together, then only they become a all-rounder, and that is what is required. Thank you. Okay, ma'am, that's really nice. Good. So we'll move to yes, sir. I'm sorry to interrupt. Ma'am, I think the question was कि बच्चे last moment पे English essays पढ़ते हैं, तो क्या ये last moment पे English essays पढ़ना is okay या इसके लिए पूरा साल तैयारी करते रहनी चाहिए बच्चे को? Sir, when they come from 8, this is for parents to know that when they're in primary and then they come to middle school, there is a jump. So when they come from 8 to 9 standard, there is again a jump of a pattern, an academic style of learning, writing, to understand the concept. They are no more just learning the last 5 questions of the lesson, or they're just not doing preposition and conjunction. Everything is being changed into integrated. So they need a regular touch with the subject. That is very much required. I think with English, social, math, science, they have to be in touch with all the subject for practice, and that goes for the whole year. I believe that then only they shine. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, so we'll move to one more question, and that is, during the studies I got distracted due to some social sites या बहुत सारे distractions है. How to tackle all such kind of things while studying? That's a good question. So I'll request Miss Neera Pandey to answer this. Yes, ma'am, please. Yes, Neera ma'am. I hope I unmute myself. Okay, thank you, Ravi. Good to see so many questions coming up. The very fact that the parents are so interactive, that gives us the energy. So we are talking about distractions. So what is a distraction? Anything which takes you farther away from what you want to do. So I'll give you a very simple philosophy. Don't fight distractions. उनसे लड़ो मत, उनको अपना लो. I think parents will not agree with me, but let me delve deeper. When you fight with something, the thing hits you back with a double force. The moment you say कि मैं social media पे नहीं जाऊँगा, जाऊँगा, and I want to do it. Okay, so don't fight it, because if you fight it, it will hit you back with a double force. Accept it. एक बार आपने accept कर लिया, तो अभी क्या करोगे? तब क्या करना है? Now you are in control. I am talking about the energy and the control. जब आप उससे लड़ रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, और वो आपको हिट बैक कर रहा है डबल एनर्जी से, राइट? कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, वो नेगेटिविटी होती है, उसमें भी ऐसे होता है. When you are accepting it, आपको उसकी एनर्जी मिल गई. अब आप क्या कर रहे हो? Now you are saying, look, now I am under control. I will give you 15 minutes of my day. आप मेरे साथ रह सकते हो, पर मैं आपको दिन में सिर्फ 20 मिनट दूंगा. This can be done. So whatever is your deepest desire. कुछ बच्चों को बाहर जाके खेलना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को साइकिलिंग बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को सीरीज देखना इतना पसंद है कि नहीं देखे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता. कुछ बच्चों को सोशल मीडिया में अरे अपनी प्रेजेंस तो दिखानी है ना, कि हम हमारा वजूद है, तो कुछ तो उसकी प्रेजेंस दिखानी है. उसको फाइट मत करो. व्हाट यू डू इज गिव द डेविल इट्स ड्यू. उसके स्लॉट्स बांध दो, एंड देन यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट टाइम. आपको मालूम है कि मैंने आज 1 घंटा ये किया, पर मुझे इसके बदले में 4 घंटे पढ़ना है. ओके, तो तब पूरा आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है? यू ट्राइंग टू अर्न दैट 1 hour that you will be able to watch series back to back guilt free. ओके, पहली स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि उसको हर समय अपोज करने की कोशिश मत करो. सेकेंड, आइडेंटिफाई करो किन चीजों में मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं. रैप याद हो जाते हैं फटाफट, एक बार सुन के, 2 बार सुन के,
कितनी जल्दी याद होते हैं वो वर्ड्स, और उसका सीक्वेंस सब कुछ याद हो जाता है। वाई? कोई अपने को अनम्यूट करके बताएगा क्यों इतनी जल्दी याद हो जाता है? एनीबडी? टीचर्स भी? एनीबडी कैन टेल? होते हैं मैम, इंटरेस्टिंग होते हैं, यही तो बात है। तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, जो चीज आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट जगाओ। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। और इंटरेस्ट क्यों आएगा? अब इंसान की फितरत ये होती है कि you do not get interested in anything where you do not see your own benefit. ये तो होता ही है। What is there in it for me? ये कॉन्सेप्ट होता है, मेरा क्या फायदा है तो मुझे इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैन एनीबडी टेल मी? अपना फायदा पढ़ाई में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनीबडी? रवि सर, पढ़ाई में फायदा कैसे हो सकता है? मैम टारगेट सेट करके उसके एंड पे जो चीज हमें पसंद हो उसको गोल मानना चाहिए कि इसके बाद मेरे को ये करना ही है। और उसको विविडली विजुअलाइज भी करना है कि उसके क्या फायदे होंगे। वंडरफुल। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आईआईटी पवई जाना है, वो मेरा ड्रीम है। कपिल सर ने जो बोला, लीना मैम ने जो बोला, उसको बोल रही हूँ। स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ, स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इन दैट इंस्टीट्यूशन। यू वांट टू बी अ डॉक्टर, स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ एज अ डॉक्टर। एक बार आपने अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिया, पहला। दूसरी बात, योर एंटायर बीइंग स्टार्ट्स लिविंग दैट ड्रीम। जब तक आप लिविंग द ड्रीम नहीं करोगे तब तक आप एक झूठा ड्रीम लेके चल रहे हो। वंस यू स्टार्ट लिविंग द ड्रीम, जैसे क्रिकेटर्स का होता है, स्पोर्ट्स पीपल का होता है, दे लिव द ड्रीम, और वो आग अंदर रहनी चाहिए, राइट? तो वंस यू गेट दैट, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि दिस पढ़ाई इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू टू योर ड्रीम। गॉट इट? पहला करना क्या है? गोल। सेकंड, फायर फॉर दैट गोल। थर्ड, विजुअलाइज योरसेल्फ एज दैट पर्सन। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये किसी भी फील्ड में सकता है। उसके बाद एवरी लिटिल थिंग दैट यू आर डूइंग, पढ़ाई, होमवर्क, टेस्ट, एसएसटी, उसकी स्टोरीज, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग विल लीड यू टू दैट। तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, बिकॉज आई नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक मी देयर, राइट? ओके। अब एक पॉइंट मैं और यहाँ बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छे से समझाया गया था, वो पॉइंट था आपका पर्सनल अटेंशन वाला। एक छोटा सा पॉइंट, रवि सर, इफ यू अलाउ। यस मैम, मॉडरेटर। पर्सनल अटेंशन कब चाहिए होती है ये समझना बहुत जरूरी है, एज ए टीचर और एज ए पेरेंट। पर्सनल अटेंशन तभी चाहिए होती है जब आपकी कोई स्पेसिफिक नीड है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, इट कैन बी एकेडमिक नीड, इट कैन बी इमोशनल नीड, इट कैन बी सोशल नीड। ओके, अदरवाइज क्लास 9th ऑनवर्ड्स द बेस्ट वे टू लर्न इज पीयर लर्निंग। आप लोगों ने पीयर लर्निंग सुना होगा। जब आपके कोचिंग क्लास में या जब आपके क्लास में 20 बच्चे आपके जैसे होते हैं, we call it a homogeneous group, everybody with the same fire, everybody with the same interest, everybody with the same talent and knowledge, वहां पे जो लर्निंग होती है वो अकेले नहीं हो सकती। This is the impact of, this is the dynamics of group learning. कपिल सर, फिजिक्स में कुछ गलत बोल दो तो माफ कर दीजिएगा। So this is the dynamics of group learning which happens only in a very lively classroom or a group which is homogeneous with the same subject. Have I covered, Ravi sir? Thank you ma'am for answering this question. बहुत ही amazing answer था। Like जो आपने बैलेंस तरीके से सब चीजों को अलग अलग करके उनको अपने शेड्यूल में अरेंज करना बताया, that is really good. So let's move to one more question. And the question is, 10th maths का importance क्या है further academics में? What is the importance of the 10th maths in the further academics? So I will request Sonia Chhabda ma'am to please answer this. Yes ma'am. रवि सर, आप खुद एक सीनियर टीचर हैं अभी कीस्टोन में, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे बिहाफ पे आप इसको जवाब दीजिए। Okay ma'am. So let's get into this 10th maths, and आपको इसको मैं और एक चीज इंक्लूड कर रहा हूँ, 9th maths also. 9th and 10th, ये दो स्टैंडर्ड के जो मैथ्स होते हैं इनका यूज एकेडमिक्स में कहाँ आएगा, अब मैं उसको एक एक करके लिस्ट आउट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आप आपके एकेडमिक्स को आगे बढ़ाते वक्त आप कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करेंगे, whether it can be
इंजीनियरिंग, या तो आप नीट ले लीजिए, या तो फिर आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से जा रहे हैं एमबीए ले सकते हैं, सीए लीजिए, बैंकिंग पर्सपेक्टिव, व्हाटएवर मे बी द फील्ड, उन सब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वांटिटेटिव पार्ट होता है, क्वांट एनालिसिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर 9th and 10th स्टैंडर्ड ओनली। यानी कि 11th and 12th स्टैंडर्ड का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उनका एक लिमिट है। They can be used to engineering segment, they can be used to some architectural designing segment, but ये जो आपका 9th 10th का मैथ्स है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लीजिए, वहां पे ये क्वांट वाला पार्ट आएगा ही। तो टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपको 9th and 10th के कंसेप्ट से मार्क्स मिल रहे हो, तो क्या उसको गवाना चाहोगे आप लोग? कमिंग टू द वेरी इजी टॉपिक, 9th and 10th बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। इनका पूरा का पूरा यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वांट एनालिसिस में होगा। तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आपको जो भी करना हो, सीए, एमबीए के लिए जो कैट की एग्जाम्स होती है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के बाद जब आप लोग गेट की एग्जाम दोगे, गेट में तक ये यूज होता है। सोचिए 21st, दैट मीन्स जब आप 21 ईयर के हो जाओगे, तभी भी आपको 9th and 10th के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जस्ट टू रिवाइज फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई होप सो कि आपका ये आंसर मिल चुका है आपको। गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, विल टेक 2 to 3 questions more. So the next question is, as Sonia ma'am said, realizing true potential and setbacks. So how can we decide as a parent कि हमारा बच्चा कहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, कौन से पार्ट पे वो वीक है, एंड हाउ टू डिसाइड द करियर लाइन? यस सोनिया मैम प्लीज। इसके लिए जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चे को एक ऐसे मेंटर की जरूरत है, ठीक है, जो उसकी नीड्स को समझ सके, उसके पोटेंशियल को समझ सके। वो सेम चीज हम हमारे यहाँ कीस्टोन में भी करते हैं कि वी हैव असाइंड सम मेंटर्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मतलब हर बच्चा अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स वुड बी गिवन वन मेंटर, और वो मेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बच्चे की, उसके ऊपर वो ध्यान रखे। उसके स्कोर्स स्कूल में कैसे आ रहे हैं, उसके ग्रेड्स यहाँ पर व्हेन ही इज कमिंग टू द ट्यूशंस वो कैसे परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। अगर उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके सोशल इश्यूज हैं, उन सबको टैकल करके व्हेन आई आल्सो सेड दैट कि आप कॉन्स्टेंटली बच्चों से बात करते रहिए। आप जितना उनके साथ में कन्वर्सेशन रखेंगे, उतना ज्यादा वो आपसे खुल के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। So once you come to know, once you know, you become a confident, आप एक उनके फ्रेंड बन जाते हो, तो आपकी सारी they open your heart, they went out everything in front of you। तो ऐसे में जो ट्रेन्ड मेंटर्स हैं, उनके लिए बहुत इजीली हो जाता है गेज करना बच्चे को कि उसका पोटेंशियल क्या है, यू नो, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, और हम उसको किस लेवल तक में पुश कर सकते हैं वो अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो जो मेंटर्स हैं उनको हम प्रॉपरली यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए कि किस तरह से उन्हें एक एक बच्चे के साथ में बैठना है, उनके साथ में इंटरैक्शन करना है। दे आर एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, एंड हेंस वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको जो डिफिकल्ट लगता था, नाउ द थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर देम। सो दिस इज द अप्रोच वी आर यूजिंग ओवर हियर। Okay, thank you ma'am for answering this. We'll take one more question, and ये question के अंदर भी question है, that's good. So the question is कि how can I improve maths? How to practice more, how to give more time to maths? What is the appropriate time? What is the ideal study hours on daily basis for maths? ये सारे के सारे questions maths के ही हैं। So I will request the director, Ms. Lakshmi Pillai. Ma'am, please answer this. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First of all, you
If you like the subject maths, then you won't think that at what time you are supposed to do the practice. You will always prefer to do mathematics, right? राइट मैम, मैं ऐसे ही करती थी. अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ के बहुत बोर हो जाती थी, सोशल स्टडीज अगर मैंने बहुत पढ़ लिया है, मुझे डिस्ट्रेस करना है अपने आप को, देन आई वुड टेक आउट ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. So maths was kind of stress buster for me. Yes. So once you start loving the subject, automatically you will find time to solve it. Automatically you will get the time. Okay. Thank you, ma'am, for answering this. We'll take the last question for today, and the question is very interesting. And iske liye hum lenge. But first of all, let me tell the question. What to focus if your goal is apart from studies? So I will request if Mr. Kapil Rathi. Yes, sir. Please, can you please answer this? What to focus if your goal is apart from studies? आपका गोल अगर स्टडी के अलावा भी है तो बेसिक्स तो आना चाहिए लाइफ के. देखिए, करियर सब कुछ थोड़ी है. करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट मेरे को सोशल स्किल भी चाहिएंगे. मुझे उस करियर के अंदर भी सोशल स्किल चाहिएंगे. मुझे वहां पर भी स्टडी फर्दर करना पड़ेगा. मैं चीजों को कैटेगराइज कर सकना चाहिए. मैं उनको ऑड को इवन से अलग कर पाना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़ रहे हैं. हम एजुकेशन इन होल गिव्स अस एज टू लिव एज अ सिविलाइज्ड पर्सन इन आवर लाइफ. तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा कि इसको सिर्फ करियर ओरिएंटेड ना मान के ये बेसिक पढ़ाई है, हम उसके लिए भी करना चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली वेटेज बदल जाएगा. अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को ज्यादा वेटेज देंगे, इसको थोड़ा मैनेज करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग एजुकेटेड इज ऑलवेज हैंडी. आज विराट कोहली एक इंटरव्यू देता है तो अच्छा लगता है. पाकिस्तानी लोगों को आपने इंटरव्यू देते हुए देखा हो तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच एजुकेशन इज रिक्वायर्ड इन लाइफ. तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी पीपल, बट आई एम सेइंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स. इंशाल्लाह they will also learn someday. So I would recommend ki padhna chahiye. Okay, thank you, sir, for answering this. Okay, so yes, everyone, if you have any more further doubts related to this topics, stepping stone towards the boards preparation, या और भी further अगर आपको कुछ भी doubt है, feel free to contact us. हमारे branches हैं यहाँ पे वस्त्रापुर, बोडकदेव, साइंस सिटी, साउथ भोपाल, पालड़ी. यहाँ पर से आप किसी भी ब्रांच पे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो फाइंड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर. तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. आपके जो भी डाउट्स हैं वहां पे आप पोस्ट कीजिए. यू विल गेट द आंसर. एंड वॉट एवर मे बी इट रिलेटेड, वेदर इट रिलेटेड टू द एकेडमिक्स या तो आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत हो, फील फ्री टू आस्क ओवर देयर. Thank you everyone for attending this session. Thank you all of the directors and all the academic team. Thank you everybody.